गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप मशीनरी जो सब्जेक्ट है, जो ओवरमैन के सिलेबस का चौथा पार्ट है, साथ ही जो सेकंड क्लास की एग्जामिनेशन में मशीनरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीजीएमएस की एग्जाम हो, चाहे गेट की एग्जाम हो, चाहे डिफरेंट सब्सिडरी में जॉब पाने के लिए या प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी में जॉब पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो फ्रेंड्स चलिए आज डिफरेंट टाइप की जो मशीन है जो माइंस में यूज की जाती है उनके बारे में पढ़ते हैं और उन क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो विगत वर्ष में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और नए कैंडिडेट है तो बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो की सीरीज है आप उसको देख करके अपने परीक्षा की तैयारी को पक्का कर सके और एग्जामिनेशन को पास करके दिखाएं, सर्टिफिकेट गेन करके दिखाएं या जॉब जो पाना चाहते हो जॉब पा करके अपने लाइफ को सिक्योर कर सके, बेटर बना सके फ्रेंड्स। तो आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रही होगी, ये कॉमन यूज होने वाली अंडरग्राउंड माइंस में फोरमैन इलेक्ट्रिशियन लोग यूज करते हैं, उस संबंध में ये प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रही है पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है, मेरे कर्सर के साथ आप अपना आई को मूव कीजिए। पहला प्रश्न क्या कहता है, गैप इन फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर विल बी चेक्ड विथ। तो यहां पर फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर होता क्या है। फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर एक ऐसा कवच है, ऐसा कवच होता है जिसमें उसके अंदर अगर किसी प्रकार का विस्फोट हो जाए तो विस्फोट के झटके को आसानी से सहन कर सकता है और साथ ही जो है उस विस्फोट से निकला हुआ जो फ्लेम है या स्मोक फ्यूम्स है वो ठंडा होकर के बाहर निकलता है, जिसके कारण से आसपास जो एटमॉस्फेयर में इनफ्लेमेबल गैस है, मीथेन गैस है, उसको एक्सप्लोड नहीं कर पाता। जो बाहर निकलती है स्मोक फ्लेम्स उसकी इतनी ठंडी हो जाके बाहर निकलती है कि वो उसमें विस्फोट नहीं कर पाता। तो ऐसा इनक्लोजर या ऐसा कवच ही कहलाता है फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर। आप लोग ये कहानी महाभारत की सुने होंगे फ्रेंड्स कि दुर्योधन को माता गांधारी बोली कि आप विदाउट कपड़े का मेरे सामने से पार हो जाओ तो तुम्हारी पूरी शरीर जो है लोहे की, वज्र की हो जाएगी, तुमको कोई भी मारेगा तुमको कोई असर नहीं करेगा, कोई भी प्रहार करेगा गदा से या कुछ से भी कोई प्रहार नहीं, कोई असर नहीं करेगा। तो उस स्थिति में दुर्योधन लाज से अपने कुछ पोर्शन को, वो कमर के पास के पोर्शन को पत्ते से ढक करके पार किया, जिसके कारण से वो कमर का जो जंघे के पास की जो हिस्सा है वो पूरी तरह से नहीं वज्र से हो, वज्र जैसा, पत्थर जैसा, लोहे जैसा हो पाए, बाकी तो हो गई। तो अब इसकी फायदा श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को मारवाने के लिए भीम को इशारा करते हैं कि उस जंघे के पास वार करो, उसका वहां का स्किन का है, बाकी बॉडी तो लोहे की है। ठन ठन की आवाज आती है जब वो मारने का प्रयास करता है भीम दुर्योधन को। तो ये वज्र, एक कवच ही फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर कहलाते हैं। उसके अंदर जो इक्विपमेंट रहता है उसको हम लोग फ्लेम प्रूफ इक्विपमेंट कहते हैं। ये जो जोड़ है फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न पढ़िएगा तो देखिएगा, देखिए मेरे पास ये एक इक्विपमेंट दिखाई दे रही है। इस इक्विपमेंट में दो असेंबली दिखाई दे रही है, एक असेंबली ये है और दूसरी असेंबली इसके ये वाली है। तो ये जो इसके बीच जो जोड़ दोनों के बीच होती है तो इसका एक गैप तैयार होता है। जनरली दो पार्ट्स जब जुड़ते हैं, किसी भी चीज से जोड़िए आप, बोल्ट, प्लग, नट से जोड़िए तो दोनों के बीच में गैप तैयार होता है। इस गैप को कितना रखना है इस संबंध में जो हमारी
इलेक्ट्रिसिटी रूल है, CEAR, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन, उस संबंध में वहां पर बताया गया है कि एयर ब्रेक इक्विपमेंट के लिए वो 0.5 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, 0.5 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो ऑयल ब्रेक इक्विपमेंट होता है उसका जो गैप है वो 0.15 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए मैं कट पस्ट करके रखा हूं, प्रश्न तो आप फिर से पढ़ लीजिए एक बार, दिमाग में और फिर से बढ़ जाएगी। गैप्स इन फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर विल बी चेक्ड विद, जो फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर के में जो गैप होती है उसको चेक किया जाता है। तो पहले गैप कितनी होती है मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि फॉर एयर ब्रेक इक्विपमेंट नॉट ग्रेटर देन 0.5 मिलीमीटर, गैप फॉर ऑयल ब्रेक इक्विपमेंट नॉट ग्रेटर देन 0.15 मिलीमीटर। ये जो 0.5 मिलीमीटर है आप अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स, कि जो चावल का जो सरसों की दाना होती है, सरसों के दाना का जस्ट हाफ पार्ट जो होता है वो है 0.5 मिलीमीटर। तो ये 0.5 मिलीमीटर का ही थिकनेस गैप लगभग बचनी चाहिए जब दो पार्ट को आप जोड़ते हो। तो यहां देखिए एक आपकी पिक्चर बगल में दिखाई दे रही होगी, ये एक अपर सेक्शन है, इस लोअर सेक्शन से आप इसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। जोड़ने के लिए आपने बोल्ट का इस्तेमाल किया है, नट बोल्ट का इस्तेमाल किया है, और इसके बीच में एक गैप बन रही है, यही गैप कहा जा रहा है कि एयर ब्रेक इक्विपमेंट है तो उसके लिए सरसों का आधा पार्ट, आधा थिकनेस से अधिक नहीं होने चाहिए, 0.5 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर एयर ब्रेक इक्विपमेंट है, ऑयल ब्रेक इक्विपमेंट है तो यही गैप जो है 0.15 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने देख लिया। इसको हम लोग मेजर जो करते हैं, यहाँ पे जो इक्विपमेंट दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं फिलर गॉज। लिखा हुआ है यहां पर स्टेनलेस स्टील फिलर गॉज। तो यहां पर आप ऑप्शन में गैप मेजर करने के लिए पहला दिया हुआ है ए नंबर प्रेशर गॉज, बी नंबर फिलर गॉज, सी नंबर टेम्परेचर गॉज, डी नंबर स्क्रू गॉज, ई नंबर वर्नियर कैलिपर। तो यहां पर फिलर गॉज बी को तो आप टिक लगा ही लीजिएगा, लेकिन यहां पर जो ए नंबर का है प्रेशर गॉज, प्रेशर गॉज काहे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब आप मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर में देखते हैं वायुमंडल का प्रेशर और जो फैन प्रेशर जनरेट करती है उसके बीच में कितना का डिफरेंस रहता है, उसके लिए आप प्रेशर गॉज का इस्तेमाल करते हो। या फिर सील्ड एरिया का जो स्टॉपिंग है, स्टॉपिंग के बाहर का और इन बाई का जो डिफरेंस है प्रेशर का, वो प्रेशर को नापने के लिए प्रेशर गॉज का इस्तेमाल करते हो। तो प्रेशर गॉज का इस्तेमाल तो आप जानते हो, फिलर गॉज का आज जान लिया। टेम्परेचर गॉज यानी टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए जो आप गॉज यानी कि स्केल, तो टेम्परेचर गॉज का भी इस्तेमाल टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए करते हैं। यहां पर आ रही है स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज का जो लिस्ट काउंट होता है वो याद रखिए 0.01 मिलीमीटर होता है, यानी 1 मिलीमीटर का 100वां भाग जो है कहलाता है स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है फ्रेंड्स, वह मिनिमम वैल्यू जिसको उस इक्विपमेंट से मेजर किया जा सके। जैसे आप अपने बच्चों का जो कंपास बॉक्स का स्केल जो देखते हो 15 सेंटीमीटर वाली, वो स्केल का जो एक भाग होता है वो 1 मिलीमीटर की होती है। ध्यान से आप देखने का प्रयास कीजिएगा, तो 1 मिलीमीटर होती है, तो उसका लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर हुआ। लेकिन यहां पर जो वर्नियर कैलिपर्स जो यूज होते हैं, तो वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.1 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर का 10वां भाग तक वर्नियर कैलिपर्स माप सकता है। तो 0.1 मिलीमीटर होती है वर्नियर कैलिपर्स की, और स्क्रू गॉज की जो होती है वो 0.01, 1 मिलीमीटर का 100वां भाग तक वो मेजर कर सकता है। तो आप याद रखिएगा। और इसका उपयोग जो है वर्नियर कैलिपर्स का डेप्थ नापने के लिए करते हैं। आपका पेन का जो ढक्कन का जो इंटरनल डायमीटर है उसको मेजर करने के लिए करते हैं। तो
जो वर्नियर कैलिपर्स है वो उससे भी परिशुद्ध छोटी अंक की मेजरमेंट हम लोग स्क्रू गॉज से करते हैं। तो आपने ये प्रश्न 11 को बहुत अच्छे से समझ लिया है। यहाँ पर देखिए ये नट का जो क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि कैसे ये गैप बनती है नट और उसके बीच में, और उस गैप से जो है निकलती है पाथ, जब हॉट गैसेस जब बाहर निकलती है तो इस रास्ते से कई टेढ़े मेढ़े रास्ते होने के कारण से लंबी रास्ता उसको पड़ती है, और जब बाहर निकलती है तो ठंडा होकर के बाहर निकलती है, जिसके कारण से बाहर की वातावरण में विस्फोट नहीं हो पाता है। तो ये जो है नट बोल्ट कैसे दो पार्ट्स को जोड़ने का काम करती है उसका कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप बहुत अच्छे से समझ लिया फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर को। अब देखिए यहां पर क्या कहता है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग चार्जिंग ए लेड एसिड बैटरी। घरों में, जिनके घर में इन्वर्टर है वो आप देख सकते हैं इन्वर्टर के साथ लगा हुआ जो बैटरी होती है वही कहलाती है लेड एसिड बैटरी, जिसमें देखिएगा कि ये जो पार्टीशन दिखाई दिया हुआ है जिसको सेल डिवाइडर कह रहे हैं, ये जो है नेगेटिव टर्मिनल है, ये जो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है नेगेटिव टर्मिनल है, और ये जो है कहलाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि धनात्मक रॉड, जिसको लेड डाइऑक्साइड या PbO2 भी इस फिगर में कहते हैं, PbO2 लेड ऑक्साइड। और ये जो है नेगेटिव टर्मिनल है जिसको हम लोग कह रहे हैं लेड, तो ये लेड का बना हुआ रहता है, इसलिए इसको हम लोग Pb या लेड कहते हैं। इसके अंदर जो सॉल्यूशन रहती है वो H2SO4 रहती है, और हम जो माइनस रॉड होती है लेड उसको कैथोड कहते हैं, और पॉजिटिव जो रॉड होती है उसको एनोड कहते हैं। और हर समय करंट फ्लो जो होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर रहता है। यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस, यानी कि घर में जो आप बल्ब, पंखा, फ्रिज, AC, टीवी, कूलर जो भी चलाते हैं, वैसे इन्वर्टर से तो कूलर टीवी चलाते नहीं है, हैवी लोड देते नहीं है, लेकिन जो भी इसके साथ चलाते हैं वो सब रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस कहलाती है, जो ये जिगजॉग से दिखाया गया। तो H2SO4 जब जैसे ही इसमें चार्जिंग होती है या करंट फ्लो होती है तो उस दौरान H2SO4 हाइड्रोजन और सल्फेट में अलग अलग बट जाती है। हाइड्रोजन गैस जो निकलती है उसमें एक वेंट पाइप होता है जिससे बाहर निकल जाती है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये प्रोटेक्टिव केसिंग है जो ऊपर में कवच बना के उसको सुरक्षित करती है। तो यहाँ पर विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग चार्जिंग ए लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी को चार्जिंग करने के दौरान कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो ये नंबर हाइड्रोजन गैस राइट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन नहीं प्रोड्यूस होती है। आंसर ए को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब अपने सामने दिखाई दे रहा होगा एक प्रश्न, क्या है वो प्रश्न, क्या कहता है कि इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग जब आप करते हो तो वन शुड प्रोटेक्ट हिज आई बाय यूजिंग, तो अपने आई को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें से कौन सा एक का यूज करते हो, तो एक ए नंबर कहता है डार्क ग्लास स्क्रीन, बी नंबर कहता है सन ग्लासेस, सी नंबर कहता है मास्क, डी नंबर कहता है क्लियर ग्लासेस, ई नंबर प्रोग्रेसिव ग्लासेस। बड़ा सिंपल प्रश्न है, आप लोग जान सकते हो कि डार्क ग्लास स्क्रीन जो आपको कट पेस्ट दी हुई है इसको हम लोग टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। 14 नंबर में देखिए क्या कहता है, पॉजिटिव सेट वाल्व इज एसोसिएटेड विद, पॉजिटिव सेट वाल्व किसके साथ लगी रहती है, ए नंबर पावर पैक, बी नंबर पावर सपोर्ट, सी नंबर AFC, डी नंबर स्टेज लोडर, ई नंबर डॉट्स। तो यहाँ पर मैं जो कट पेस्ट करके रखा हूं कि ये जो दिखाई दे रही है ये पावर सपोर्ट का पिक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें हाइड्रोलिक लेग्स लगे हुए हैं। तो इसी में सेटिंग प्रेशर के लिए क्या रहता है, पॉजिटिव सेट वाल्व लगा रहता है। देखिए इसमें पढ़ करके दूसरे लाइन में आपको मिल जाएगी। The initial force applied to the strata is known as setting pressure। जो इनिशियल फोर्स हम लोग लगाते हैं इस कैनोपी के ऊपर में, जो स्ट्राटा है, पत्थर है, रूफ है, उसको उसका जो फोर्स जो अप्लाइड, प्रारंभिक जो फोर्स अप्लाइड करते हैं वही कहलाता है सेटिंग प्रेशर, जिस पर वो सेट करके पावर सपोर्ट को काम कराना स्टार्ट करते हैं, वही कहलाता है सेटिंग प्रेशर। वंस दिस प्रेशर लेवल इज अचीव्ड, जब ये प्रेशर एक बार अचीव्ड पहुंच जाती है, द हाइड्रोलिक सप्लाई इज रिमूव्ड बाय द प्रेशर इज रिटेन्ड इन द सपोर्ट लेग्स।
तो ये जो सपोर्ट लेग्स होती है उसके द्वारा रिटर्न की जाती है जो हाइड्रोलिक फ्लूइड होती है उसको बाय मींस ऑफ ए नन रिटर्न वाल्व द्वारा उसको रोक करके उतना पर रखा जाता है कि उतना हाइड्रोलिक ऑयल उसमें जमा रहे और उस रूफ के रॉक को प्रेशर को बियर कर सके। तो एक गारंटीड सेटिंग प्रेशर ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव सेटिंग प्रेशर। तो यही प्रश्न तो नहीं आएगी, गारंटीड जो सेटिंग प्रेशर है वही कहलाती है पॉजिटिव सेटिंग प्रेशर, जो आपके प्रश्न में दी गई है, आ गई है वो शब्द पॉजिटिव सेटिंग प्रेशर। Ensures the preset of full pump pressure is being maintained on each support unit along the face। फेस के पास जो हम लोग जितने सपोर्ट की यूनिट होते हैं उनके साथ मेंटेन की जाती है, जो फुल पंप प्रेशर को प्रीसेट करता है, वो सुनिश्चित करने का काम पॉजिटिव सेटिंग प्रेशर ही करता है। तो यहाँ पर पावर सपोर्ट का साथ संबंध आप लगा सकते हैं पॉजिटिव सेट वाल्व का। पावर पैक क्या होता है, कल की वीडियो में भी बताया था मैं। पावर पैक हाइड्रोलिक फ्लूइड, इसको हाइड्रोलिक फ्लूइड प्रदान करने के लिए इस इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है। एएफसी क्या होता है, आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर होता है जिस पर एक जो सीयरर होती है वो माउंटेड होती है, और वो जो माउंटेज होती है जिस पर कोयला डर्ड या सर्ड जो है काटने का काम करता है, जो ट्रांसपोर्टेशन की एक मीडियम भी है और एक प्लेटफॉर्म भी प्रदान करती है। स्टेज लोडर क्या होता है, स्टेज लोडर गेट रोड में लगी रहती है, लॉन्ग वाल फेस का गेट रोड में लगी रहती है, और गेट रोड में फेस को मैनेज करने के लिए, फेस के एडवांस के रेट को मैनेज करने के लिए बिना बेल्ट को डिस्टर्ब किए ये जो है बड़ा जल्दी स्टेज लोडर के एक सेगमेंट को खोलकर बाहर कर देते हैं, फेस का एडवांस जो होता है मैनेज हो जाता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन की ही एक पार्ट है जिसको हम लोग गेट रोड के फेस के नजदीक स्टेब्लिश करते हैं, जहां एएफसी का कोयला इसी स्टेज लोडर में गिरता है। तो ये आपने स्टेज लोडर देख लिया। डर्ड क्या होती है, डबल इंडेड रेंजिंग ड्रम सीयरर होती है, जिसके बारे में चर्चा हम लोग कल किए थे, जिसका कॉल के बारे में प्रश्न पूछा। तो बी नंबर का आंसर आप लगा के आगे बढ़ गए होंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। What is the reason to keep open the vent plug of lead acid cell during charging? तो चार्जिंग के दौरान लेड एसिड बल्ब का ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि लेड एसिड बल्ब का जो वेंट प्लग होता है वो ओपन रखा जाता है, क्या कारण है? तो यहाँ पर वेंट एसिड बल्ब वेंट प्लग को मैं अपने यहाँ इन्वर्टर जो है उसमें वेंट प्लग इसी टाइप की है, जिसका पिक मैं कट करके आपके सामने रखा हूं, देखिएगा, जिसमें ये नीचे में पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है स्मॉल फ्लोट सिरेमिक वेंट प्लग, जो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, जो गैस होती है उस चार्जिंग के दौरान जो निकलती है हाइड्रोजन गैस, जैसे मैं अभी दिखाया कि हाइड्रोजन गैस पिछले प्रश्न में निकलती है, तो उसको एस्केप करने के लिए, बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नंबर एस्केप द गैस फ्रीली, तो ये नंबर ही सही आंसर होगी। टू स्पीड ऑफ द चार्जिंग रेट को बढ़ाने के लिए नहीं। टू इंक्रीज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को बढ़ाने के लिए नहीं। जो सफिशिएंट डिफेक्ट होता है उसको कम करने के लिए। रिड्यूस द चार्जिंग रेट को कम करने के लिए। यहाँ पर कट पेस्ट करके मैं लिखा भी हूं, क्या लिखा हूं, द पर्पज ऑफ द वेंट कैप्स टू अलाउ फॉर द एस्केप ऑफ गैसेस फॉर्म्ड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हेन द बैटरी इज चार्जिंग। जब बैटरी को चार्जिंग करते हैं तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है उसको निकालने के लिए ही ये वेंट जो प्लग है उसका इस्तेमाल करते हैं। ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन वाटर इज लॉस्ट ड्यू टू इवेपोरेशन, वाटर भी लॉस्ट होती है इवेपोरेशन के दौरान, नॉर्मल वर्किंग के दौरान। In addition, the vent caps allow water and acid level of the battery to be checked during maintenance. Maintenance के दौरान ये जो वेंट कैप्स है वो अलाउ करता है वाटर और एसिड लेवल को दिखाने के लिए, बैटरी के वाटर और एसिड लेवल को दिखाने के लिए भी, जैसा अभी आपके पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वाटर का लेवल दिखाई दे रहा है। तो हम लोग अपने बैटरी में इसको देख करके जान लेते हैं कि पानी कम है कि कितना लेवल पे है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है, द मटेरियल विच हैव द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड। वो मटेरियल की कौन सी इलास्टिक प्रॉपर्टी है जो सभी डायरेक्शन में सेम रहती है मटेरियल की।
आइसोट्रोपिक, बी ब्रिटल, सी होमोजीनियस, डी हार्ड, ई हेट्रोजीनियस। तो आइसोट्रोपिक मतलब क्या होता है, मींस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल और सबस्टेंस आर सेम और यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। तो आइसोट्रोपिक जब मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, वो सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है, तो उस सभी डायरेक्शन में, तो उसी को हम लोग आइसोट्रोपिक कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर ए को टिक लगा सकते हैं। लेकिन ब्रिटल क्या होता है, हार्ड होती है, ब्रिटल जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की वो हार्ड होती है लेकिन आसानी से ब्रेक हो जाती है। होमोजीनियस क्या होता है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट देयर वॉल्यूम एंड कंपोजिशन। जो मटेरियल है, मटेरियल की वॉल्यूम और कंपोजिशन के दृष्टिकोण से वो यूनिफॉर्म चारों तरफ से होती है, तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं। हार्ड के बारे में जानते ही है। हेट्रोजीनियस कंपोजिशन इसको बोला जाता है, जो कंपोज्ड ऑफ पार्ट्स और जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो मटेरियल के जो पार्ट्स होते हैं, वो जो कंस्टिट्यूएंट्स बोला जाता है उनको, वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं, तो उसको हेट्रोजीनियस बोला जाता है। आपने समझ गया होगा कि इसमें आने वाले शब्द क्या क्या बताए जा रहे हैं। यहां देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी टीवी आप घर में यूज करते होंगे, तो इसकी फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, जिसके बारे में आप ए नंबर को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। एलसीडी इज ए टाइप ऑफ पैनल डिस्प्ले विच यूजेज लिक्विड क्रिस्टल इन इट्स प्राइमरी फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। प्राइमरी फॉर्म के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। 18 नंबर में देखिए क्या कहता है, स्केल इज फॉर्म्ड ऑन हीट ट्रांसफर सरफेस। स्केल यानी क्या होता है फ्रेंड्स, पहले स्केल का मीनिंग जान लेते हैं। स्केल मतलब कि जो बॉयलर आप देखे हुए हैं या जो पाइप आपने घर में लोहे की लगा रखी है, उसके भीतर में आपको रस्ट जमा हो जाता है, गंदगी जमा हो जाती है। गंदगी या वेस्ट ही जो जमा होती है उसी को स्केल कहते हैं। तो इज फॉर्म्ड ऑन हीट ट्रांसफर सरफेस। जब हीट ट्रांसफर सरफेस पर ये पड़ती है तो इसी कारण से ये जो है आपको स्केल जमा होती है। तो ये किसके कारण से होती है, आप इसको पढ़िएगा। तो यहां देखिए लास्ट लाइन में लिखी हुई है, कैल्शियम मैग्नीशियम सम कॉमन फीड वाटर कंटामिनेंट्स दैट कॉज स्केलिंग। कुछ वाटर में जो कंटामिनेंट्स होते हैं जो स्केलिंग करते हैं वो है मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो आपको मैग्नीशियम और कैल्शियम इसमें है, उसको टिक लगा के आगे की ओर आप बढ़ सकते हैं। वाटर कंटेंट्स डिजॉल्व कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट। तो डी नंबर को आप टिक लगा के बढ़ सकते हैं। इसको आराम से पढ़िएगा। स्केलिंग इज डिपोजिट फॉर्म्ड ऑन द इनसाइड ऑफ पाइपिंग एंड हीट ट्रांसफर सरफेस व्हेन द वाटर इज हीटेड एंड इम्प्योरिटीज प्रेसिपिटेट्स ऑन ए सेटल आउट। तो जो इम्प्योरिटीज होती है वो पाइप के किनारे में अंदरूनी भाग में सेटल हो जाती है, जिसको स्केलिंग कहते हैं। कैन बिल्ड डिपोजिट कैन बिल्ड अप एंड इंटरफेयर विद हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में ये जो बिल्ड हो जाती है, बन जाती है अंदर से पर में, उसको नुकसान मतलब कि हीट ट्रांसफर आसानी से नहीं होने देती है। इन एक्सट्रीम केसेस कॉज ट्यूब एंड सिस्टम फेल्यूर। सिस्टम फेल्यूर भी हो जाता है। बॉयलर में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह की इंप्योरिटीज जो रहती है, सिलिका रहती है, आयरन रहती है, एल्युमिनियम भी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं फ्रेंड्स। आप ये जान गए होंगे स्केल क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, विच टाइप ऑफ कॉपर वायर इज मोस्ट सुटेबल फॉर पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन के लिए मोस्ट सुटेबल कॉपर वायर कौन सी है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर इज बेस्ट कंडक्टर ओविंग टू इट्स हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर हार्ड ड्रॉन कॉपर वायर जो दी है बेस्ट सुपर कंडक्टिविटी कहलाती है। सी नंबर को टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर 20 नंबर, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ हॉलेज रोडवे व्हेन इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड इफेक्टिव मींस ऑफ ट्रांसमिटर सिग्नल। ट्रांसमिटर सिग्नल को प्रोड्यूस करने के लिए आप